दोस्तों, ये है ढाका का एहसान मंजिल महल। ये महल ढाका या बंगाल के बहुत बड़े मुसलमान नवाब सलीमुल्लाह खान की मलकियत थी और अब इन्हीं के इस महल में, जिसे एहसान मंजिल कहा जाता है, इस महल में बरे सगीर के सब कॉन्टिनेंट के जागीरदारों ज़मींदारों को बुलाकर एक ऐसी बड़ी साजिश रखी जा रही है, एक ऐसी बड़ी साजिशी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अंग्रेज़ों के दौर में मुकम्मल तौर पर इसके साथ कोऑपरेट करती है, इसको अपना ताउन देती है, बल्कि ये जमात पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान में जब मिलिट्री हुक्मरान आए उनको भी सपोर्ट देती आई है। तो क्या थी ये साजिश? क्यों इस साजिश की बुनियाद रखी गई? क्या वजह बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई? ये आज सब हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रीडम फाइल्स उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को फ्रीडम फाइल्स उमर जावेद में वेलकम। मुस्लिम लीग, जैसा कि 1906 30 दिसंबर को एहसान मंजिल में मुस्लिम लीग का बाकायदा तौर पर इसकी फाउंडेशन की जाती है और उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े मुसलमान जागीरदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, प्रो ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के साथ मुकम्मल तौर पर लॉयल होते हैं, उनके साथ मिलकर ये जमात बनाई जाती है। अब इसके पीछे तीन अगर हम बड़ी वजूहात देखें कि 1906 से पहले क्या ऐसी वजूहात थी कि कांग्रेस के बाद, यानी 1885 में कांग्रेस जब बन गई तो उसके ये 21 साल बाद एक मुसलमानों की जमात की बुनियाद रखनी पड़ी। इसके पीछे तीन जो अगर हम बड़ी वजूहात देखें, एक बड़ी वजह यह है कि 1900 में, सन 1900 में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने एक नई लैंग्वेज पॉलिसी लाई। ये लैंग्वेज पॉलिसी ख़ास तौर पर जो यूपी के इलाके थे, मध्य प्रदेश के इलाके थे, यानी नॉर्थ इंडिया के इलाके थे, इन पर अप्लाई की गई। अब इस पॉलिसी के तहत किया गया कि जो हिंदी ज़ुबान थी, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, इसको भी नॉर्थ इंडिया की, यूपी की, अवध की ऑफिशियल ज़बान बना दिया गया। अब इससे हुआ क्या? इससे पहले यहाँ उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। उर्दू मुस्लिम एलीट की ज़ुबान थी, जो मुग़ल रेमनेंट थे, जो मुग़ल एम्पायर की बाक़ियात थी, अशराफिया, एलीट, जागीरदार, नवाब, बड़े ज़मींदार, इन सब की ज़ुबान होती थी। अब हुआ क्या कि जब देवनागरी को भी इसकी एक उर्दू के साथ कौमी ज़बान माना गया कि इस ज़ुबान के बाद भी अब जॉब्स मिल पाएंगी या सरकारी मुलाजमत मिल पाएगी या कोर्ट्स में, अदालतों में ज़ुबान इस्तेमाल हो पाएगी, तो इससे जो मुस्लिम लैंडेड एलीट थी, जो उर्दूवाइज थी, जो उर्दू बोलती थी, जिसकी तरक्की उर्दू में थी, उसको बहुत ज़्यादा धचका लगा और उसने इस इक़दाम के ख़िलाफ़ कहा कि हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा कि ये उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है, देवनागरी को भी कौमी ज़ुबान बनाकर। नंबर 2, उस ज़माने में अगर हम देखें तो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से एंटी ब्रिटिश जज्बात उभर रहे थे, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इंतहा पसंद थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मिलिटेंसी की तरफ जा रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर तशद्दुद प्रोटेस्ट की तरफ उतर आए थे, तो इनको भी काउंटर करने के लिए अब कोई जमात की ज़रूरत थी। यानी कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लाइन ले रही है, इनको भी थोड़ा सा ज़रा काउंटर किया जाए, इनके मुकाबले में भी कुछ ताकत खड़ी की जाए। और तीसरी वजह, और बहुत अहम वजह, वो ये कि मुस्लिम एलीट को अंदाज़ा हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी बनने के बाद बहुत से फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। जो उस वक्त के पढ़े लिखे हिंदू थे, उस वक्त के जो हिंदू ऐसे तबकात जो बाहर से वकालत पढ़ आए थे, बाहर से पॉलिटिक्स सीख आए थे, वो भरपूर फ़ायदे उठाने शुरू हो गए हैं। तो अब जो मुस्लिम लैंडेड एलीट थी, इसने भी ये फैसला किया कि 1909 में अंग्रेज़ बहुत बड़ी मिंटो मार्लो के नाम से इस्लाहात करने जा रहा है, रिफॉर्म्स करने जा रहा है, इंडिया के लोगों को कुछ ताकत देने जा रहा है, तो उससे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो। अब ये साजिश क्यों थी? ये जो हमने आपको वजूहात बताई, इसमें बज़ाहिर कोई साजिश तो नज़र नहीं आ रही। ये साजिश इसलिए थी कि एक तो बड़ी सादा सी बात कि ये कि इस जमात से, यानी दिसंबर 1906 में इस जमात की बुनियाद रखी जा रही है, तो अक्टूबर 1906 में जो उस वक्त के वासराय मिंटो हैं, वो मुकम्मल तौर पर, यानी
अपने सेक्रेटरीज के ज़रिए, अपने ओहदेदारों के ज़रिए इस मुस्लिम एलीट को ये पैगाम भेज रहे हैं कि आओ मेरे से शिमला में मिलो, आप लोगों को क्या कुछ चाहिए, आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं। तो ये मुसलमान जागीरदार सर आगा खान की क़यादत में, अब आगा खान बहुत बड़े एक फ्यूडल लॉर्ड थे, ज़मींदार थे, नवाब थे और बहुत ज़्यादा प्रो ब्रिटिश हुक्मरान, जो ब्रिटिश के साथ इनका ताउन था, ब्रिटिश के लिए इनकी खिदमत थी। यानी इस हद तक कि ये इंडियंस को भी कहते थे कि तहरीक आज़ादी का, अपने हकूक़ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, अंग्रेज़ी सरकार में ही सारे महफूज हैं। इस हद तक ये लॉयल थे सर आगा खान, जो आप देख रहे हैं। ये सब पूरा डेलीगेशन मिलता है अक्टूबर 1906 में उस वक्त के वासराय लॉर्ड मिंटो से। अब ये साजिश कैसे, अब इस साजिश को हम साबित करेंगे खुद उस वक्त के एक बहुत बड़े प्राइमरी सोर्स के साथ। वो प्राइमरी सोर्स क्या है? वो प्राइमरी सोर्स ये है कि उस वक्त के एक बड़े सहाफ़ी, एक बड़े दानिश्वर, एक बड़े राइटर सैयद मोहम्मद ज़ोकी शाह, ये 1943 में जिन्ना को लेटर लिखते हैं और ये बताते हैं कि असल में मुस्लिम लीग कैसे अंग्रेज़ के इशारे पर बनी। अब ये आपके सामने जो आ रहा है सैयद मोहम्मद ज़ोकी का, ये सारा जो है उनके लेटर के ही हिस्से पर मबनी है। असल में ज़ोकी ने जो लेटर लिखा जिन्ना को 1943 में, उन्होंने बताया कि 1905 और 6 में जब प्रिंस जॉर्ज फिफ्थ, जो उस वक्त क्राउन प्रिंस थे, बादशाह नहीं बने थे, बादशाह बनने जा रहे थे, यानी प्रिंस थे, वो इंडिया का तफसीली दौरा करते हैं। तो इनके साथ कई मुसलमान नवाब भी होते हैं, जिनमें खुद ये ज़ोकी भी होते हैं सहाफ़ी के तौर पर, नवाब अमादुल मुल्क भी होते हैं, और इनकी फिर वहाँ अंग्रेज़ों से मुलाकात भी होती है जब ये प्रिंस जॉर्ज फिफ्थ इस दौरे पर आते हैं। और इस दौरे के दौरान फिर जो ये मुसलमान बड़े जागीरदार होते हैं, नवाब अमादुल मुल्क जैसे, नवाब मोहसिनुल मुल्क जैसे, वकारुल मुल्क जैसे, ये मुलाकात करते हैं अंग्रेज़ी ओहदेदारों के साथ। इसमें बड़ी अहम मुलाकात होती है ये जो आप देख सकते हैं मुसलमान जागीरदारों की सर वाल्टर लॉरेंस के साथ। अब वाल्टर लॉरेंस क्या मशवरा देते हैं मुसलमानों को कि ये कांग्रेस को ज्वाइन ना करें। ये आप देख सकते हैं जो रेड लाइन में हाईलाइट किया गया है कि वाल्टर ये मशवरा देते हैं जागीरदार, मुसलमान जागीरदारों को कि कांग्रेस में शामिल ना हो, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और आगा खान जैसे लीडर को इसमें आगे करें जो बिल्कुल प्रो ब्रिटिश है। अब इस सिलसिले में सारी ये मीटिंग्स होती हैं 1905 में, 6 में, फिर अक्टूबर में बाकायदा जो डेलीगेशन होता है मुसलमान जागीरदारों का, उसकी मुलाकात भी होती है। और फिर इस मुलाकात के बाद 2 ही महीने बाद मुस्लिम लीग वजूद में आ जाती है, एक ऐसी पार्टी जो अंग्रेज़ों को हर मुश्किल दौर में अपना ताउन फराहम करती आई। अंग्रेज़ों को नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद भी जितना ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान मुस्लिम लीग ने पहुंचाया, इतना किसी और जमात ने नहीं पहुंचाया। और यहाँ ये बात भी दिलचस्प कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की बुनियाद ये रख रहे थे, इनमें से कोई भी, चाहे वो इंडिया के किसी भी इलाके का हो, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब हों, बंगाल के हों, आसाम के हों, यूपी के हों, किसी का ताल्लुक़ भी अपने इलाके के कल्चर से नहीं था, बल्कि ये सब पर्शियनाइज्ड, ये सब जो मुग़ल दौर के एम्पायर की सिविलाइजेशन कल्चर था, उर्दूइज्ड कल्चर था, पर्शियनाइज्ड कल्चर था, उनसे इनका ताल्लुक़ था। लोकल लोगों से इन्होंने अपना ताल्लुक़ रखा ही नहीं। और फिर सबसे बढ़कर जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो ना सिर्फ खुद एक बड़े मुसलमान थे बल्कि कांग्रेस के लीडर भी रहे, तहरीक खिलाफत में भी सरगर्म रहे, वो खुद उन्होंने ये 1923 में कांग्रेस के सेशन में ये एतराफ़ किया, ये दावा किया कि जो शिमला डेपुटेशन था 1906 में और इसके बाद जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, ये सब कमांड परफॉर्मेंस थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमांड किया तो ये मुस्लिम लीग बनी। शिमला डेलीगेशन पहले हुआ और फिर मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग ने कब कब किस किस मौके पर अंग्रेज़ का साथ दिया, अंग्रेज़ को मुश्किल से निकाला, ये तो हमारा सफ़र जारी रहेगा, जर्नी जारी रहेगी फ्रीडम फाइल्स उमर जावेद में। तो आज मुस्लिम लीग के पीछे साजिश, इसकी वजूहात के हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने फ्रीडम फाइल्स के प्लेटफॉर्म के जरिए पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीडम फाइल्स उमर जावेद। शुक्रिया।